वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोइम डावर बीच की डिटेल्ड समरी एंड लाइन बाय लाइन एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग पोइम के बारे में आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। मैथ्यू आर्नोल्ड 24 दिसंबर 1822 15 अप्रैल 1888, ये उनका टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन है। 24 दिसंबर 1822 को उनका बर्थ हुआ, 15 अप्रैल 88 को उनकी डेथ हुई। वाज एन इंग्लिश पोइट एंड कल्चर क्रिटिक, वो वर्क्स एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। वो एक इंग्लिश पोइट और कल्चरल क्रिटिक थे, उसके साथ साथ उन्होंने एज ए स्कूल इंस्पेक्टर भी काम किया है। ही वॉज द सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड द सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। वो थॉमस आर्नोल्ड के बेटे थे जो कि रग्बी स्कूल के हेडमास्टर रह चुके थे। एंड ब्रदर टू बोथ टॉम आर्नोल्ड लिटरेरी प्रोफेसर एंड विलियम डेलाफील्ड आर्नोल्ड नॉवलिस्ट एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। उनके दोनों भाई टॉम आर्नोल्ड एंड विलियम डेलाफील्ड आर्नोल्ड जो थे लिटरेरी प्रोफेसर और नॉवलिस्ट एंड ए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे रिस्पेक्टिवली। मैथ्यू आर्नोल्ड हैज़ बीन characterized as a sage writer, a type of writer who chastises and instructs a reader on contemporary social issues। इसे एक संत लेखक भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी रचनाओं के ज़रिए मौजूदा समाज की बुराइयों को हाईलाइट करते थे और उन बुराइयों का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। ही वॉज ऑल्सो एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल फॉर 35 ईयर्स। उन्होंने 35 साल तक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के तौर पे अपना काम किया था। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे पोइट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ मैथ्यू आर्नोल्ड्स डावर बीच। तो जो डावर बीच पोइम है, ये पोइट ने अपने मौजूदा टाइम के ऊपर लिखी थी, विक्टोरियन टाइम के ऊपर, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही थी और पोइट को ऐसा महसूस हो रहा था कि विद एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स का गॉड और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से जो विश्वास है वो उठता चला जा रहा था और लोगों के जो लाइफ है वो और मिजरेबल और सफरिंग्स और सॉरो से भरती चली जा रही थी। उसको ऐसा इसलिए लगता था कि भगवान की साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से लोग जो हैं वो भगवान और अध्यात्म से दूर होना शुरू हो चुके थे। उनका भगवान और अध्यात्म के ऊपर से विश्वास जो है वो उठ चुका था। पोइम 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट हिस्से में वो डावर बीच की खूबसूरती को बता रहा है, उसका मूड हैप्पी है। सेकंड हिस्से में फर्स्ट पार्ट के ही वो मेलंकलिक हो जाता है। समुंदर की लहरों से आने वाला संगीत उसको इंसानी दुख दर्द और तकलीफ़ों का एहसास दिलाता है। दूसरे हिस्से में वो अपने आप को सोफोकल्स के साथ कंपेयर कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि सोफोकल्स भी एक ट्रेजिक राइटर इसीलिए बना कि शायद उसे भी एजियन नदी के किनारे ऐसा ही उदासी भरा संगीत महसूस हुआ होगा जिससे कि उसे दुनिया के दुख दर्दों का एहसास दिलाया होगा और उसे एक ट्रेजिक पोइट में ट्रांसफॉर्म किया होगा। और तीसरा स्टेंजा में वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के दुख दर्दों का कारण भगवान और समाज के ऊपर, भगवान और अध्यात्म के ऊपर से इंसान के विश्वास के कम हो जाने को मानता है। और फोर्थ में वो दुनिया की रियलिटी को हमारे सामने पेश करता है और वो कहता है कि अब हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड, इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमारे पास ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता के अंधेरे में हम लोग खो चुके हैं और अब हमारे पास राइट और रॉन्ग के बीच में जजमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और ऐसी निराशा भरी एक्सट्रीम पेसिमिज़म की कंडीशन में उसे एकमात्र अगर ऑप्टिमिस्टिक जो होप की, उम्मीद की किरण एक नज़र आती है तो वो है उसका और उसके वाइफ का रिलेशन। वो कहता है कि इस सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश दुनिया में वो एक एग्जांपल सेट करेंगे एक दूसरे के प्रति, एक ऐसा सच्चा रिश्ता अपनाकर जिसको कोई भी सेल्फिश मोटिव ना हो। और वो ये मानता है कि अगर आज पोइट ऐसा करता है तो कल दूसरे लोग भी उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे और इस तरीके से एक दिन इस दुनिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, जो अभी पोइट को डार्क और पेसिमिस्टिक लग रहा है। तो ये थी ब्रीफ सी समरी पोइम की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द पोएम।
डावर बीच में मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग lamenting on the loss of true Christian faith in England during mid-18s as science captured the mind of the public। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो लिटरेरी डिवाइस है जब जो बोलने वाला है वो अपने आप से ही बात कर रहा है। दूसरे करेक्टर मौजूद तो हैं बट वो बोलते नहीं है, उनकी जो प्रेजेंस है वो साइलेंट होती है, और जो करेक्टर बोल रहा है वो उसी की बातचीत, उसी के डायलॉग के ज़रिए हमें दूसरे करेक्टर्स की प्रेजेंस का पता चलता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग वाइफ को देखें, वर्ल्ड को देखें, तो और कोई करेक्टर प्रेजेंट ज़रूर है बट वो बोल नहीं रहे, बट उनकी प्रेजेंस हमें महसूस हो जाती है पोइट के, स्पीकर के बातचीत के ज़रिए। और इसमें पोइट अफसोस कर रहा है 1800s के दौरान जब साइंस के अंदर कॉन्सिडरेबल चेंजेस आने शुरू हुए थे, तब लोगों के अंदर से जो भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास कम होना शुरू हो गया था। पोइट उसी भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास के खो जाने के ऊपर ही अफसोस जाहिर कर रहा है इस पोइम के अंदर। द पोइट्स स्पीकर कंसिडर टू बी मैथ्यू आर्नोल्ड हिमसेल्फ बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग अ काम एंड क्वाइट सी आउट इन द इंग्लिश चैनल। पोइम की शुरुआत जो है, जिसे नॉर्मली स्पीकर कर रहा है, जिसे पोइट ही हम लोग मान के चलते हैं, तो एक बहुत ही शांत और खूबसूरत कुदरती नज़ारे के साथ होती है जो कि इंग्लिश चैनल के पास है। ही स्टैंड्स ऑन द डावर कोस्ट एंड लुक्स अक्रॉस द फ्रांस वेरी स्मॉल लाइट कैन बी सीन ब्रीफली एंड देन वेनिशेज। वो डावर किनारे खड़ा है, फ्रांस के साइड पे देखता है और वहाँ से उसको हल्की हल्की लाइटिंग नज़र आती है जो दिखती है और कभी बंद हो जाती है, तारों के जैसे टिमटिमा रही है। द लाइट रिप्रेजेंट डिमिनिशिंग फेथ ऑफ द इंग्लिश पीपल एंड दोस वर्ल्ड अराउंड। और जो लाइट का टिमटिमाना और धीरे धीरे करके कम हो जाना, वैसे तो अगर शब्दों में देखें तो वो दूर है, बट लाइट का डिम हो जाना इस बात का प्रतीक है। जिस तरीके से दूरी होने के कारण लाइट डिम होती चली जा रही है, उसी प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ जाने के कारण इंसान अपने आप को मॉडर्न और साइंटिफिक और एडवांस कहने के लिए भगवान और अध्यात्म के ऊपर से धीरे धीरे करके विश्वास खोता चला जा रहा है। थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर आर्नोल्ड crafts an image of the sea receding and returning to the land with the faith of the world changes through the time। और पूरी पोइम में वो इसी समुंदर की लहरों का आगे आना पीछे जाना, ये भी वो उसी चीज़ के साथ जोड़ के देखता है कि लहरों के आगे आने का मतलब है विश्वास पूरा हो गया, लहरों के पीछे जाने का मतलब है विश्वास फिर से कम हो गया। और इसे वो इस चीज़ का मानता है कि जैसे इंसान का विश्वास कभी भगवान के ऊपर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे लहरों कभी किनारे के पास आ जाती हैं, कभी किनारे से पीछे चली जाती हैं। At this point in time, though the sea is not returning, it is receding farther out into the strait. Faith used to encompass the whole world, holding the populace tight in its embrace. Now, though it is losing ground to the sciences, particularly those related to evolution, The Origin of Species by Charles Darwin, published in 1859. The poem concludes pessimistically as the speaker makes clear to the reader that all the beauty and happiness that one may believe they are experiencing is not real. In fact, the world is actually without peace, joy, help for those in need, and human race is too distracted by its own ignorance to see where true assistance is needed anymore। तो पोइट क्या बता रहा है? पोइट यहाँ पे विश्वास को, केवल एक वर्ग नहीं पूरी दुनिया को उस विश्वास के दायरे के अंदर लेके आ रहा है। और वो कह रहा है कि पूरी दुनिया का विश्वास, जैसे ही साइंस के अंदर डेवलपमेंट आनी शुरू हुई, स्पेशली आफ्टर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन, उसके बाद लोगों का जो रवैया था धर्म और अध्यात्म के प्रति जो था वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, विश्वास कम होना शुरू हो गया। और पोइम का अंत भी वो निराशावाद में ही करता है। वो कहता है कि इस दुनिया को जितनी खूबसूरत, जितनी खुशियों से भरी हम लोग मानते हैं वो उतनी है नहीं। इस दुनिया में ना सच्चा प्यार है, ना सच्ची खुशी है, ना सच्चा रिश्ता है, ना ही सच्ची शांति है। और पोइट कहता है कि आज का इंसान दुनियावी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक पदार्थों में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि उसके पास भगवान और अध्यात्म के बारे में सोचने का समय नहीं है। और यही कारण है कि उसके पास पहले से ज़्यादा सहूलतें होने के बावजूद भी वो अपने आप को पहले से ज़्यादा दुखी महसूस करता है और उसे अब एक असिस्टेंस की ज़रूरत है जो उसे इस दुख दर्द की कंडीशन से उभार के दोबारा से एक
पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक नेचर में लेके जा सके। वन नाइट द स्पीकर ऑफ द टावर विच सिट्स विद द वुमन इनसाइड अ हाउस looking out over the English Channel near the town of Dover. They see the lights on the coast of France just 20 miles away and the sea is quiet and calm. तो वो कह रहा है कि एक रात डावर बीच के नदी के किनारे होटल के एक रूम से जो पोइट है अपनी वाइफ के साथ खिड़की से डावर शहर के अंदर इंग्लिश चैनल का खूबसूरत नज़ारा देखता है। वो कहता है कि उस समय की खूबसूरती बड़ी ही दिल को छू जाने वाली लुभावनी थी, बहुत ही शांत और खूबसूरत वातावरण था। When the light over in France suddenly extinguishes, the speaker focuses on the English side which remains tranquil. जब वो दूसरे किनारे के ऊपर देख रहा था और जहाँ पे वो उसे महसूस होता है कि दूसरे किनारे के ऊपर जो जल रही लाइट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो वो फिर से इंग्लिश साइड की तरफ देखना शुरू कर देता है जो कि उसे बड़ी शांत नज़र आती हैं। He trades visual imagery for oral imagery, describing the grating roar of pebbles being pulled out by the waves. वो विजुअल देखने वाली इमेजरी को ऑडियो सुनने वाली इमेजरी के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करता है। जैसे वो ग्रेटिंग रोर आवाज़ आना को पेबल्स के साथ जोड़ के, कि जब लहरों के आने के साथ कंकर टकराते थे किनारे के साथ तो आवाज़ आती थी, और जब कंकर पीछे चले जाते थे तो आवाज़ आनी बंद हो जाती थी। ही फिनिशेस द फर्स्ट स्टैंजा बाय कॉलिंग द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड एंड एटर्नल नोट। और पहले स्टैंजा को वो इस नोट पे ख़त्म करता है कि ये संगीत उसे दुनिया के अंदर फैली कभी ना ख़त्म होने वाली उदासी, दुख, दर्द और सफरिंग्स का एहसास दिला रही हैं। The next stanza flashes back to ancient Greece, where Sophocles heard this same sound on the Aegean and was inspired by it to write in his plays and about human misery. दूसरे में वो हिस्ट्री में चला जाता है, अपने आप को सोफोकल्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है कि जैसे सोफोकल्स ने शायद इसी प्रकार से शायद सोफोकल्स ने भी एजियन नदी के किनारे समुद्र की लहरों में उदासी को महसूस किया होगा और जिसने कि उसको ट्रेजिक पोइट बना दिया होगा पोइट के जैसे। तो वो अपने आप को सोफोकल्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है और ये सोच रहा है, ये इमेजिन कर रहा है कि शायद सोफोकल्स के उदास होने का कारण भी यही रहा होगा। स्टैंजा नंबर 3 introduces the poem's main metaphor. The sea of faith was once two at the full and rounds earth shore. The phrase suggests that faith is fading from the society like the tide is from the shore. The speaker laments this decline of faith through the melancholy. तो तीसरे स्टेंजा में, तीसरे हिस्से में वो मेटाफर हम लोग उसे मानते हैं, वो उस कंपैरिजन को कहते हैं, वो पोइटिक डिवाइस है, वो लिटरेरी डिवाइस है जब हम लोग दो डिसिमिलर चीज़ों के अंदर जो चीज़ें दूर दूर तक एक जैसी नहीं है उनके बीच में तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे समुद्र की लहरों का पीछे जाने का तुलना की गई है इंसान के भगवान के ऊपर के विश्वास के कम हो जाने के साथ। तो दोनों चीज़ें बहुत दूर दूर तक डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, बट फिर भी जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं उसे हम लोग मेटाफर कहते हैं। तो पोइट कहता है कि एक यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया है मेटाफर के तौर पे वो है द सी ऑफ फेथ। तो वो कहता है कि एक समय था धरती के ऊपर भगवान और अध्यात्म के ऊपर अटूट विश्वास था, इस समुद्र की लहरों के जैसे वो विश्वास पूरे उफान पर था, भरा हुआ था। और अब जैसे ये लहरें पीछे जा रही हैं वैसे ही वो कह रहा है कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में तो एडवांस जा रहे हैं, बट हमारा भगवान के ऊपर फेथ जो है वो धीरे धीरे करके पीछे हटता चला जा रहा है, फेड होता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। और पोइट इस विश्वास के कम हो जाने को ही हमारे दुख दर्द का कारण भी मानता है, और वो ये भी मानता है कि इस विश्वास को हम लोगों को दोबारा हासिल करना होगा। इन द फाइनल स्टैंजा, फोर्थ पार्ट में, द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस हिज बिलवर्ड हु सिट्स नेक्स्ट to him, asking that they always be true to one another and to the world that is laid out before them. तो अंत में वो अपनी बिलवर्ड, अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ को कहता है आखिरी स्टैंजा में कि ये दुनिया तो एक झूठी दुनिया है जो उनके सामने है, तो कम से कम वो एक सच्चा रिश्ता इस दुनिया में एक दूसरे के साथ मेंटेन करके रखें। He wants that, however, that the world's beauty is an illusion, since it is an fact a battlefield full of people fighting in absolute darkness.
वो दुनिया की खूबसूरती को एक मिराज, एक इल्यूज़न, एक दिखावा मानता है। और वो कह रहा है कि असलियत क्या है, ये दुनिया एक ऐसी अंधेरी बैटलफील्ड बन चुकी है जहाँ पे इंसान लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता वो लड़ किससे रहा है। यानी कि ये दुनिया एक ऐसी अज्ञानता के अंधेरे में खो चुकी है जहाँ पे हर इंसान अपनी पावर ऑफ जजमेंट खो चुका है और वो ये नहीं जज कर पा रहा कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम की एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ सी समरी थी। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को एनालाइज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है इस पोएम का, की फैक्ट्स जो हैं, लॉस ऑफ मैंस फेथ ऑन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पोएम में हाईलाइट की गई है वो इंसान का भगवान और अध्यात्म के ऊपर से विश्वास उठ जाना। दूसरी जो चीज़ हाईलाइट की गई है, साइंस इस चीज़ का, इंसान के भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास के खो जाने का कारण साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को मानना। तीसरा, इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई सच्ची शांति नहीं है। ये दुनिया दिखावे की दुनिया बन चुकी है क्योंकि हम सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। हर रिश्ते को हम लोग मतलब के पैमाने पे तोलते हैं। एक्सट्रीम ऑफ पेसिमिज्म बट सेंड विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट बट बाय बीइंग ट्रू इन लव विद ईच अदर। निराशावाद के चरम सीमा दिखाई गई है इस कविता के अंदर, बट फिर भी ये पोइम आशा की किरण के साथ ख़त्म होती है जब पोइट ये कहता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता तो कम से कम वो दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द सी इज काम टू नाइट, काम शांत, द टाइड लहरें, इज़ फुल, द मून लाइज फेयर, लहरें उफान पर हैं क्योंकि जो चांद है वो भी पूरा है, यानी कि पूर्णमासी की रात है, फुल मून की नाइट है। अपॉन द स्ट्रेट्स, किनारे, ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रांस वाली साइड का किनारा, द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, ग्लीम्स चमकना, एंड इज़ गॉन बंद हो जाना। द क्लिफ्स, किनारे, ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग, टिमटिमाते हुए, एंड वास्ट, विशाल, आउट इन द ट्रैंक्वल, ट्रैंक्वल शांत बे किनारा। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स मिलना, मून ब्लेंस्ड, चांदनी से धुली हुई लैंड। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट डावर बीच की नदी की खूबसूरती को बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि बड़ा ही खूबसूरत और शांति भरा नज़ारा है। वो अपनी वाइफ के साथ होटल, डावर शहर के एक होटल के कमरे से बाहर से ये नज़ारा देख रहा है और वो कह रहा है बड़ा ही शांत और खूबसूरत नज़ारा है। लहरें भी उफान पर हैं क्योंकि आकाश में चांद भी जो है वो पूरा है, पूर्णमासी की रात है। और वो कह रहा है कि तभी उसका ध्यान फ्रेंच किनारे की तरफ जाता है जहाँ पर लाइटें टिमटिमाई और फिर बंद हो गई, जिसने कि उसको एहसास दिलाया कि इंसान का विश्वास भगवान और अध्यात्म के ऊपर किस तरीके से पहले था और फिर ख़त्म हो गया। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट, वो कहता है कि वहीं पे जब वो इंग्लैंड के किनारे की तरफ नज़र मारता है तो वो उसे बड़ा ही टिमटिमाता हुआ रोशनी से और विशाल और शांत दिखाई देता है। कम टू द विंडो, और वो कह रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुदरत की खूबसूरती अपनी चरम सीमा पर है और वो चाहता है कि उसके साथ बैठी उसकी वाइफ भी खिड़की के पास आए और इस खूबसूरती का आनंद उठाए और इस खूबसूरत नज़ारे को देखे, कैसे चाँद की जैसे कैसे समुंदर जो है चाँद की रोशनी से धुली हुई रेत के साथ मिलता है। तो यानी कि इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने एक बहुत ही खूबसूरत सीन प्रेजेंट किया है डावर बीच के नदी के किनारे का, और वहाँ पर उसने ये भी बताया है कि शायद कुदरत अपनी खूबसूरती की चरम सीमा पर थी वहाँ पर और वो चाहता है कि उसकी वाइफ भी इस खूबसूरती को एंजॉय करे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम द पोइट बिगिंस द पोएम विद अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड द स्पीकर्स कॉलिंग एंड रिक्वेस्टिंग हिज वाइफ टू कम एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ डावर बीच अलॉन्ग साइड हिम। तो पहले हिस्से की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन की डावर बीच के किनारे की, और
वहीं पे उसके साथ साथ पोइट की रिक्वेस्ट की अपनी वाइफ को कि वो भी आए और उस खूबसूरती को एंजॉय करे, देखे और महसूस करे। द सेटिंग इज़ इन अ होटल रूम ऑन द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश चैनल्स नियर द इंग्लिश। कहानी कहाँ की सेटिंग है? एक होटल के कमरे की कहानी है, इंग्लिश चैनल के किनारे की, डॉवर शहर के। एंड द पोइट रिक्वेस्ट हिज वाइफ टू सी द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच कोस्ट अक्रॉस द सी। और पोइट अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ आए और फ्रांस वाले साइड के किनारे की खूबसूरती को देखे और उसका आनंद उठाए। द पोइट प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल वर्डी पिक्चर ऑफ द फ्रेंच कोस्ट टू द रीडर्स एज वेल एज टू हिज वाइफ। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में वो एक शब्दों की तस्वीर हमारे सामने डावर बीच के फ्रेंच कोस्ट के किनारे की खूबसूरती का हमारे सामने और अपनी वाइफ के सामने प्रेजेंट कर रहा है। ही टेल्स टू हिज वाइफ दैट लाइट ऑन द फ्रेंच कोस्ट अपीयर्स लाइक ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई। वो कह रहा है कि फ्रेंच कोस्ट की लाइट जो धीरे धीरे जलती है, बुझ जाती है, वो ऐसे लग रही हैं जैसे आकाश में, इस काली रात में वो ऐसे लग रही हैं जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हों। He requests his wife to come close to him and watch the beautiful meeting of the sea with the moon blenched soil, presenting a divinely beautiful sight to the eyes। इसीलिए वो अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि वो आए और इस दिव्य नज़ारे का आनंद उठाए। किस तरीके से समुंदर की लहरें चांदनी से धुली हुई रेत के साथ मिलती हैं, वो इस खूबसूरत और अलौकिक दृश्य का आनंद उठाए। द पोइट वॉन्ट्स हिज वाइफ टू फील द blowing wind and also request to listen and feel the music and beauty of the nature respectively। वो पोइट अपनी वाइफ से चाहता है कि वो बहती हुई हवा को महसूस करे, उसकी ठंडक को महसूस करे और उसके साथ साथ लहरों के संगीत और खूबसूरती को भी महसूस करे। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द एक्सट्रीम ऑफ इट्स ब्यूटी। तो ये कहना गलत नहीं होगा, पोइट ने यहाँ पे कुदरती खूबसूरती की चरम सीमा हमारे सामने प्रेजेंट की है। अर्नोल्ड बिगिंस डावर बीच बाय गिविंग डिस्क्रिप्शन सेटिंग इन विच इट इज़ टेकिंग प्लेस। और पोइम की शुरुआत में ही वो एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन देता है डावर बीच की। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टाइटल ऑल्दो नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पोएम दैट द बीच इन क्वेश्चन इज़ डावर ऑन द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। और जिस किनारे की बात की जा रही है वो डावर है इंग्लैंड में। द सी इज सेड टू बी काम, देयर इज़ बीच ऑन द वाटर एट द फुल टाइड। वो कह रहे समुंदर बहुत शांत है और लहरें जो हैं वो फुल उफान पे हैं, क्योंकि जो चांद है वो पूरा है, पूर्णमासी की रात है। ऑल दो यूजफुल टू इमेजिन स्पीकर इन ए पर्टिकुलर प्लेस, द सेटिंग इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वट इट रिप्रेजेंट। वो कह रहे हैं कि पर ये सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि वहाँ के हालातों की डिस्क्रिप्शन। द स्पीकर इज एबल टू सी अक्रॉस द चैनल टू द फ्रंट साइड ऑफ द वाटर, द लाइट्स ऑन द फार कोस्ट आर विजिबल gleaming and they disappear and the cliffs of England are standing by themselves vast and glimmering in the way। वो कह रहा है कि फ्रेंच साइड की तरफ जब उसकी नज़र जाती है तो वो महसूस करता है कि वहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं वो टिमटिमा रही हैं और कभी टिमटिमा रही हैं और कभी बंद हो जा रही हैं। उसी प्रकार से जब इंग्लैंड के किनारे की तरफ ध्यान जाता है तो वो भी टिमटिमा रही है, शांत है और विशालता में समाई हुई हैं। द लाइट दैट शाइन्स देन व्हेन शी रिप्रेजेंट द स्पीकर एंड टू आर्नोल्ड हिमसेल्फ द वैनिशिंग फेथ ऑफ द इंग्लिश पीपल। और ये लाइट्स का टिमटिमाना, जगना और बुझना पोइट के लिए इंसानों का भगवान के ऊपर से विश्वास कम होना और पूरा होना रिप्रेजेंट करते हैं। नो वन अराउंड हिम सीम्स टू सी द अनॉर्मिटी ऑफ वट इट हैपनिंग द नाइट इज़ क्वाइट। उसके अलावा शायद कोई इतना सेंसिटिव नहीं था जो इसको इतने सेंसिटिवली महसूस कर पाता। देर इज़ अ काम द स्पीकर रेफर्स एज ट्रैंक्वल बट एज द रीडर विल कम टू सी मैनी थिंग्स may see one way but actually exist as the opposite। Now the speaker turns to another person that is in the scene with him and asks that his unnamed persons come to window and breathe in the sweet night air। फिर वो पोइट अपने दूसरे पर्सन यानी अपनी वाइफ के बारे में बात करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी खिड़की के पास आए और उस खूबसूरती का आनंद उठाए। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि उसने डावर बीच की खूबसूरती को प्रेजेंट किया और उसके साथ साथ उसने ग्लिमरिंग ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किया है हमारे भगवान के ऊपर फेथ के कम हो जाने को। और दूसरा वो अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उस खूबसूरती को आए और एंजॉय करे। कमिंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 2, लिसन यू ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग रोर जोर से आने वाली आवाज़ ऑफ पेबल्स कंकर
विच द वेव्स ड्रॉ बैक खींच लेना, एंड फ्लिंग फेंकना, एट देयर रिटर्न अप हाई स्ट्रैंड वापस आना, बिगिन शुरू होना, सीज खत्म होना, एंड देन अगेन बिगिन विद tremulous cadence स्लो एंड ब्रिंग द eternal नोट ऑफ सैडनेस इन। तो इन लाइन में पोइट कहता है कि तभी जब वो कुदरती खूबसूरती का पूर्ण तौर पे आनंद उठा रहा था, तभी उसका ध्यान जो है लहरों के साथ पीछे जाने वाले और आने वाले कंकरों के द्वारा उत्पन्न होने वाली आवाज़ ध्वनि में गया, और उसे ऐसा लगा कि ये म्यूज़िक कैसा है। जैसे ही लहरें आगे आती हैं तो ये म्यूज़िक आना शुरू हो जाता है, जैसे ही ये लहरें पीछे जाती हैं ये म्यूज़िक जो है आना बंद हो जाता है। और पोइट कहता है कि उसे इन लहरों के कंकरों को किनारे पे फेंकने और बाद में आने से जो संगीत आता और बंद हो जाता है, उस आवाज़ आती और बंद हो जाती है, उसमें एक संगीत का आभास हो रहा है। बट पोइट कहता है उस संगीत में उसे उदासी नज़र आ रही है, और वो संगीत पोइट को इस दुनिया में फैले हुए दुख दर्द मिजरी सफरिंग सॉरोस का एहसास दिला रहा है, इस दुनिया की रियलिटी का एहसास दिला रहा है कि ये दुनिया उतनी खूबसूरत है नहीं जितनी हम लोग इसको समझते हैं। और इस तरीके से पोइट का हैप्पी मूड जो था फर्स्ट स्टैंजा में, वो मेलंकोलिक उदासी में तब्दील हो जाता है। द सेकेंड हाफ ऑफ दिस स्टैंजा इज स्पेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द साउंड्स ऑफ द वाटर दैट द स्पीकर इज बीइंग। तो दूसरा हाफ जो है वो ऑडिटरी इमेजेस को प्रेजेंट करने में लगाया गया है, और यहाँ पे जो संगीत लहरों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है उसी के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। द स्पीकर ड्रॉज हिज कंपेनियंस अटेंशन टू द साउंड दैट वाटर मेक्स इट एज इट रशेज इन ओवर द पेबल्स ऑन द शोर। वो अपनी वाइफ का ध्यान उस संगीत की तरफ दिलाता है जो संगीत लहरों के द्वारा कंकरों को लेके आने से उत्पन्न होता है। दे रोल ओवर वन अनदर क्रिएटिंग द ग्रेटिंग रोर। वो कहते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं और आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। दिस हैपन ओवर एंड अगेन एज सी रिसीड्स एंड रिटर्न। और ये आवाज़ बार बार आती और जाती है जैसे लहरें आगे आती हैं और पीछे जाती हैं। द स्लो कैडेंस ऑफ दिस मूवमेंट एंड इट्स एटर्नल रेपिटेशन सीम सैड टू द नरेटर। पोइट को ये इस म्यूज़िक में उदासी का आभास होता है। एज इफ रिटर्निंग सी इज ब्रिंगिंग विद दैट एटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस। पोइट को ऐसा लगता है कि पीछे हटती हुई लहरें या आगे आती हुई लहरें एक उदासी को उसके ऊपर हावी होने दे रही हैं, और वो उदासी ऐसी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और जिसका कोई अंत नहीं है। देन सडनली कम्स, तो इस पैराग्राफ में अब देखते हैं, देन सडनली कम्स अ स्लाइट चेंज इन द मूड व्हेन द पोइट लिसन द ग्रोटिंग ऑफ पेबल विद द एंड फ्लो ऑफ वेव्स। वो कह रहा है कि लहरों के आने और जाने से जो कंकरों का म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा था वो पोइट को उदासी का एहसास दिला देता है। द पोइट टेल्स दैट म्यूजिक बिगिंस एंड सीज विद द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द वेव। वो ये बताता है लहरों के आने और जाने से, लहरें आती हैं किनारे से तो आवाज़ आती है, क्योंकि लहरें उन कंकरों को किनारे पे फेंकती हैं और फिर आवाज़ प्रोड्यूस होती हैं। लहरें वापस जाते हैं तो वो उन कंकरों को अपने साथ ले जाती हैं तो आवाज़ आना बंद हो जाता है। इट रिमाइंड्स हिम दी ऑफ द सफरिंग्स एंड सॉरोस ऑफ द वर्ल्ड। और ये संगीत उसको इंसानी दुनिया के दुख दर्दों और तकलीफ़ों का एहसास दिलाता है। सो वी सी दैट इन द स्टार्टिंग द पोएम अपीयर्स to be the poet appears to be in love with the beauty of nature, but suddenly the tone of poem changes from happy to sad, reminding him sorrows and sufferings of the world। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे इस पार्ट की पोइम की शुरुआत जो है वो एक हैप्पी नोट से कुदरती खूबसूरती की एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देते हुई थी, वो एकदम से उदासी में तब्दील हो जाती है और पोइट को दुनिया में फैले दुख दर्दों और तकलीफ़ों का एहसास होना शुरू हो जाता है। एज द गोइंग ऑफ बैक ऑफ द वेव्स leaves the seashore naked, similarly this has brought before the writer the true and gloomy picture of the world। वो कह रहा कि जिस तरीके से जब लहरें किनारा से पीछे जाती हैं वो किनारे को नंगा कर देती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पोइट कहता है कि इस माहौल ने पोइट के सामने दुनिया की एक बहुत ही दुख भरी और सच्ची तस्वीर को पेश किया, और वो इस दुख दर्द का कारण इंसान के भगवान के और अध्यात्म के ऊपर विश्वास के कम हो जाने को मानता है। कमिंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 3, सोफोकल्स ग्रीक राइटर हैं, ग्रेट ट्रेजेडी राइटर्स हैं। हर्ड इट ऑन द एजियन, एजियन समुद्र का नाम है, एंशियंट ग्रीस की नदी है। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिट दुखों से भरी, एब एंड फ्लो उतार चढ़ाव, ऑफ ह्यूमन मिजरी वी फाइंड, मिजरी दुख दर्द, वी माइंड ऑल्सो
He find also in the sound a thought hearing it by distant northern sea. तो इस पैराग्राफ में वो अपने आप को जहाँ पे सोफोकल्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, और ये भी मान रहा है कि सोफोकल्स भी अगर ट्रेजेडी राइटर या ट्रेजिक राइटर बना है तो शायद उसने भी एजियन नदी के किनारे बिल्कुल ऐसे ही लहरों का संगीत सुना होगा जिसने कि उसको इंसानी दुनिया के दुख दर्दों का एहसास दिलाया होगा और वो एक ट्रेजिक पोइट के रूप में तब्दील हो गया होगा. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम द पोइट compares and identifies himself with Greek playwright Sophocles, who might have heard same type of music along the shore of Aegean Sea. तो दूसरे हिस्से में पोइट अपने आप को ग्रीक राइटर सोफोकल्स के साथ कंपेयर करता है और वो ये सोचता है कि शायद उसने भी एजियन नदी के किनारे ऐसे ही संगीत को सुना होगा जिसने कि उसको इंसानी दुख दर्दों का एहसास दिलाया होगा. That resulted in writing Great Tragedy by Sophocles, presenting the dark and gloomy picture of the society and the world. और जिसने कि शायद पोइट को उदासी और दुख भरी पोइट्री लिखने पर मजबूर कर दिया होगा, जैसे कि पोइट को इंसानी दुख दर्दों का एहसास दिलाया, शायद वैसा ही कुछ एहसास सोफोकल्स को भी ये हुआ होगा. सो क्लियरली इन दिस पार्ट ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द ग्रेट सोफोकल. तो ये कह सकते हैं कि इस पार्ट में वो सोफोकल्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है और ये सोच रहा है, ये बता रहा है कि शायद सोफोकल्स भी इसी कारण एक ट्रेजिक राइटर बना होगा. कमिंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, द सी ऑफ फेथ was once to, यहाँ पे सी ऑफ फेथ मेटाफर के तौर पे यूज़ किया. स्टार्टिंग ऑफ द पोएम में मैंने आपको बताया था. एट द फुल एंड राउंड अर्थ्स शोर, अर्थ के इर्द गिर्द किनारे, ले लाइक फोल्ड करना, ब्राइट गर्डल फर्ल्ड अराउंड, सुरक्षा कवच. बट नाउ आई ओनली हेयर इट्स मेलंकली, उदासी, लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, पीछे हटता हुआ रोर, रिट्रीटिंग, पीछे हटना, टू ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट रेंजेस, ड्रीयर एंड नेक शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इस हिस्से में पोइट ये मानता है कि मौजूदा दुनिया में अगर इंसान पहले से ज़्यादा दुख दर्द और सफरिंग्स का शिकार है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक समय था कि हमारा भगवान और अध्यात्म के ऊपर अटूट विश्वास था, बहुत विश्वास था. जैसे ये समुद्र की लहरें उफान पर है वैसे ही हमारा विश्वास भी उफान पर था, और वो विश्वास एक सुरक्षा कवच के तौर पे काम करता था जो हम लोगों को दुनिया की हमारी बुराइयों को बाहर आने से और बाहर की बुराइयों को हमारे अंदर आने से रोकता था. पर वो कह रहा है कि जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, ये विश्वास लहरों के पीछे हटने के जैसे कम होना शुरू हो गया और अब उसे कहीं पे भी ये विश्वास दोबारा नहीं दिखाई दे रहा. अब इन लहरों के पीछे जाने के साथ साथ हर तरफ उसे इंसान का दुख दर्द तकलीफ़ें महसूस हो रही है और वो ये मानता है कि जिस तरीके से लहरों का पीछा जाना समुंदर के किनारे को नंगा छोड़ जाता है, उसी प्रकार से भगवान और अध्यात्म के ऊपर से इंसान का विश्वास के कम हो जाने के कारण हमारे अंदर की बुराइयां बाहर आ चुकी हैं और यही बुराइयां हमारे दुख और दर्द का कारण बनी है. और अल्टीमेटली ये कहना गलत नहीं होगा, हमारा भगवान और अध्यात्म के ऊपर से विश्वास जो कम हुआ है यही हमारे दुखों और तकलीफ़ों का कारण है. इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम द पोइट लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ ह्यूमन फेथ फ्रॉम गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी. तो इस पार्ट में पोइट इंसान के भगवान और अध्यात्म के ऊपर से जो विश्वास कम हो चुका है उसके ऊपर अफसोस जाहिर कर रहा है. इट मेक्स द पोइट वेरी सैड, ये पोइट को बहुत उदास कर देता है. The point is that there was a time when this faith was full to brim and protecting the earth and human from miseries and evil quality. और बात ये है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक समय था कि ये विश्वास जो था इंसान का भगवान और अध्यात्म के ऊपर बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास था, और यही विश्वास हम लोगों को दुख दर्दों तकलीफ़ों और बुराइयों से बचा के रखता था. बट विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द पोइट टेल्स दैट faith on God and spirituality has started to recede. बट जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती चली जा रही है हम लोगों का भगवान और अध्यात्म से विश्वास जो है वो कम होना शुरू हो चुका है. और पोइट कह रहा है कि अब तो हम लोग भगवान की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ये भूल जाते हैं कि साइंस ने जो अचीवमेंट्स की हैं, जो बातें बताई हैं वो तो पहले से चल रही हैं.
यानी कि साइंस ने तो वो चीज़ें अब ढूंढी हैं, कोई ना कोई ऐसी यूनिवर्सल पावर है जो उन चीज़ों को सदियों से कंटिन्यू कर रही है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो एक माँ के पेट में बच्चे को 9 महीने तक सुरक्षित रखती है। कौन सी ऐसी ताकत है, यूनिवर्सल पावर है जो दिन को रात, रात को दिन, जो एक पृथ्वी को घुमा रही है, जो सूरज से रोशनी दिलवा रही है। कोई ना कोई ऐसी ताकत तो है जो हम सब लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। बट साइंस और एडवांसमेंट के आने के कारण हम लोगों ने ये सोच लिया कि कोई ऐसी ताकत नहीं है, अगर है तो हमें प्रूफ दिखाया जाए। तो गॉड या यूनिवर्सल पावर जो है वो बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड एनी प्रूफ है। बट हम इंसानों ने उसके भी प्रूफ मांगने शुरू कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास तक कम हो गया और हमारे अंदर जो एक थोड़ा सा डर होता था कि और कोई नहीं तो भगवान तो मुझे देख रहा है, वो डर भी ख़त्म हो गया। The poet considered this loss of faith on God and spirituality as the main reason for the sufferings of the modern man। और पोइट इसी दुख दर्द के कम हो जाने को, इसी इंसान के भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास के कम हो जाने को ही आज की दुनिया के इंसान की बढ़ती हुई दुखों और तकलीफ़ों का कारण मानता है। कोविड की कंडीशन देख लीजिए, हम लोग ऐसे विनाशकारी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जिसका परिणाम ये है कि अब पूरी दुनिया जो है खतरे में है और हम लोग ऐसे विनाशकारी हथियार बनाते चले जा रहे हैं जिसका रिज़ल्ट क्या है कि हम लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, हम लोग कहते हैं मैं आगे हूँ, और इसका रिज़ल्ट ये है कि हम लोग आने वाले टाइम में अपनी ही सभ्यता के अंत का कारण भी बन सकते हैं। जैसे एंशियंस मिथोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं कि जो दैत्य होते थे वो पहले भगवान की पूजा करते थे, ताकत लेते थे और ताकत आते ही हम वो उसी भगवान के अगेंस्ट अपने आप को भगवान मानना शुरू करते। वही हमारे साथ हो रहा है। हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं ये प्रोग्रेस हम लोगों को भगवान ही करवा रहा है। और पोइट इसी को इंसान के बढ़ते हुए दुख दर्दों का कारण मान रहा है कि हम लोगों का भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास कम हो गया है। इट हैज़ ब्रॉट फोर्थ द अगलीनेस एंड इवल क्वालिटीज ऑफ वर्ल्ड आउटसाइड एज गोइंग बैक ऑफ द वेव्स ऑफ द सी फ्रॉम द शोर लीव्स द सी नेक्ड एंड अगली। वो कह रहे कि और इसी कारण जिस तरीके से समुंदर से लहरें जब वापस जाती हैं वो किनारे को नंगा छोड़ जाती हैं, उसी तरीके से भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास कम हो जाने के कारण हमारी और इस दुनिया की बुराइयां और अगली साइड जो है वो हमारे सामने आनी शुरू हो चुकी है। द पोइट हियर वांट्स टू रीगेन अवर लॉस्ट फेथ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, अदरवाइज इट माइट मेक अस मेलंकोलिक लाइक पोइट। और पोइट यहाँ पे चाहता है कि हम लोग इस खो चुके विश्वास को दोबारा हासिल कर दें, अदरवाइज हम लोग भी पोइट के जैसे उदासी में खो जाएंगे। इन द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पोइम द पोइट लेमेंट्स ओवर, तो ये कह सकते हैं इस हिस्से में पोइट इंसान के भगवान के ऊपर खो चुके विश्वास के ऊपर अफसोस जाहिर कर रहा है। लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help, nor for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। और लास्ट में जब उसे अपने आसपास कहीं पे भी उम्मीद की, ऑप्टिमिज़म की कोई किरण नज़र नहीं आती, तो वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ को इनवाइट करता है, इंस्पायर करता है कि कम से कम वो दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, ताकि कम से कम उसको इस निराशा भरी कंडीशन में एक दिलासा तो हो कि इस मतलबी दुनिया के अंदर उसने कम से कम एक ऐसा रिश्ता जिया जिसमें कोई मतलब, कोई स्वार्थ नहीं छुपा था और असली प्यार और असली खुशी का आनंद उठाया। वो कहता है उसके साथ साथ वो अपनी पत्नी को इस दुनिया की रियलिटी बता रहा है। वो कह रहा है कि ये दुनिया दूर से हमें बड़ी खूबसूरत लगती है। जैसे जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि बड़ी जल्दी मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा। हम लोग कोई सुपर हीरो वाली मूवी देखते हैं तो हम लोग जैसे शक्तिमान देखते हैं तो हम लोग भी उसकी तरह जैसे भक्ति करने बैठ जाते थे कि हमारे अंदर भी शक्तियाँ आ जाएंगी।
बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हम लोग इमेजिनेशन से रियलिटी को फेस करना शुरू कर दिया। हमें पता चल गया कि ये एन्जॉयमेंट नहीं है, आगे आगे स्ट्रगल है। हम लोगों को पता लग गया लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कई बार हम लोग ये समझते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि वो सामने वाला शख्स, उसके पास इतने पैसे हैं, वो तो बड़ा अमीर है, बड़ा अच्छा है। बट जैसे जैसे हम उस शख्स से नज़दीक जाते हैं, हमें पता चलता है वो तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। कई बार हम लोग पहली नज़र में किसी के दोस्त बन जाते हैं, बट जैसे जैसे हमारी दोस्ती उससे बढ़ती चली जाती है, हम लोग 4 5 6 बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें पता चल जाता है ये इंसान तो मतलब ये, इससे तो हमारी दोस्ती बनती नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये दुनिया दूर से एक खूबसूरत सपनों का शहर लगता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अलग, बड़ा नया। बट जब हम लोग नज़दीक से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस दुनिया में कहीं पर भी सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी कैसे होगी? अब हमारी खुशी तो इस बात में ख़त्म, हम लोग अपनी खुशी में तो खुशी नहीं रहते। मेरे पास ये है, हम लोगों को इस चीज़ की चिंता ज़्यादा है, मेरे पास ये है, मेरे साथ वाले के पास मेरे से बेटर चीज़ कैसे आ गई। तो खुशी का एहसास तो तब होगा जब हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट हो। बट हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की टेंशन ज़्यादा लगी रहती है। तो फिर हम लोग खुद ही बताइए कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग खुश रहेंगे। नाउ लव, कोई सच्चा प्यार नहीं। प्यार भी अब मतलब के आधार पे है, ठीक है। अगर सबसे सेल्फलेस प्यार माना जाता था पेरेंट्स और बच्चों का, पेरेंट्स तो अभी भी सेल्फलेस करते हैं, पर बच्चे कैसे हैं? अगर पेरेंट्स ने चीज़ ले दी बचपन से ही, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर चीज़ नहीं लेके दी तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते। तो यानी कि हर चीज़ का आधार मटेरियलिस्टिक बन चुका है। नॉर लाइट, लाइट यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं, ज्ञान की रोशनी। हम सब लोग अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को सही और गलत का फ़र्क नहीं। उसके बावजूद भी हम लोग दूसरों को दबा के आगे बढ़ने में, दूसरों को नीचा दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यानी कि हम लोग अज्ञानता के अंधेरे में फैले हुए हैं। नॉर सर्टिट्यूड, कोई तसल्ली नहीं। नॉर पीस, शांति नहीं कहीं किसी भी जगह पे। मन शांत होता ही नहीं है, मन हर वक्त नई नई चिंताओं में घिरा रहता है। नॉर हेल्प फॉर फेन, ना ही हमारे पास ऐसा अब दिल है कि हम किसी मजबूर, किसी हेल्पफुल, किसी जिसकी हेल्प करने की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें। हम लोग देखते रहते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, बट मदद नहीं करते। हम लोग कहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी कह दिया है कि अगर आप किसी को फर्स्ट एड देते हो तो आपको कोर्ट में आने की या आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग कहते हैं कौन इतने पंगे में पड़े, हम लोग देखते ही नहीं। हम लोग वहाँ पे खड़े होके वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। हेल्प करते भी हैं तो कैसे हैं? जैसे अब कोविड के टाइम पे हम लोगों ने एक दूसरे की बड़ी हेल्प की है, तो लोग क्या करते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं गरीब की, सेल्फी क्लिक करके सोशल नेटवर्क, यानी कि हेल्प करके शो ऑफ करना। तो ये मतलब है कि ये दुनिया सिर्फ दिखावे की दुनिया बन चुकी है, और हम एक ऐसी अंधेरी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई सच्ची खुशी नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता हम लोग लड़ किससे रहे हैं। यानी कि हम लोग अज्ञानता के अंधेरे में खो चुके हैं। हमें सही और गलत, दोस्त और दुश्मन, अपने और पराये में फ़र्क करने की जजमेंट भी नहीं रही। In this extreme pessimism, the poet tries to find solace and consolation through being true in his love with each other. तो अंत में वो अपने आप को दिलासा देना चाहता है, अपने और अपनी वाइफ को ये कह के कि वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में ईमानदार रहें। He requests his wife to be true to each other. He further tells us this world looks like a land of dream. वो अपनी पत्नी को बताता है कि दूर से ये दुनिया एक सपनों के खूबसूरत शहर के जैसा लगती है। जैसे सपने में हम लोग बड़ा कुछ पा लेते हैं, आँख खुलते ही वो सपना टूट जाता है। उसी तरीके से ये दुनिया दूर से एक सपना लगता है, खूबसूरत सपना, टूटते ही हमें पता चलता है असलियत जो है वो सपने से बहुत अलग है। ही फर्दर बट व्हेन वी क्लोजली एनालाइज इट, इट अपीयर्स टू बी एन इल्यूजन एंड मिराज। वो कहते हैं पर जब हम इसे नज़दीक से देखते हैं तो ये एक छलावा, एक दिखावा, एक धोखा महसूस होती है। ही फर्दर टेल्स दैट इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नो ट्रू लव, नो ट्रू पीस एंड नो सर्टिट्यूड। इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं। मैंने आपको बता दिया आधार कैसे हैं, कि हर आधार अब पदार्थवादी हो चुका है। तो सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती, सच्चा रिश्ते, सच्चा शांति हम लोगों को कैसे मिलेगी? टू द पोइट दिस वर्ल्ड अपीयर्स टू बी डार्क बैटल फील्ड
we are no doubt we are fighting but we don't know with whom and why we are fighting. पोइट के लिए ये दुनिया एक ऐसा अंधेरा जंग का मैदान है जहाँ पे हमें ये तो पता है हम लोग लड़ रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं और किसके साथ लड़ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल उन लोगों के जैसा जो लोग पढ़ रहे हैं बट उन्होंने एम नहीं सेट किया कि मैं पढ़ के ये बनना चाहता हूँ, और वो लोग बेचारे कन्फ्यूज़न में ही रह जाते हैं कि वो लोग संघर्ष कर क्यों रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से पोइट कह रहा है कि हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी में, पर हमें ये नहीं पता संघर्ष कर क्यों रहे हैं। यानी कि पोइट दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहता है, दैट इन दिस एक्सट्रीम पेसिमिज्म कंडीशन वी हैव लॉस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग। इन द एंड द पोइट वांट्स टू ओवरकम पेसिमिज्म बाय ट्रू टू ईच अदर इन रिलेशनशिप। दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहता है कि हम लोग निराशा के, अज्ञानता के अंधेरे में इस कदर खो चुके हैं कि हम लोगों के अंदर ये काबिलियत ही नहीं रही कि हम लोग सही और गलत, दोस्त और दुश्मन, अपने और पराये में फ़र्क कर सकें। और अंत में वो इस निराशा की कंडीशन से, इस अंधेरे से निकलने की एकमात्र किरण उसे जो नज़र आती है, वो किरण है ये है कि वो कहता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, सच्चे रहें, तो वो दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और हो सकता है उन्हें देख के बाकी दुनिया भी अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू कर दें। एट द बिगनिंग ऑफ द फोर्थ स्टैंडर्ड इट बिकम क्लियर द कंपेनियन हु इज़ लुकिंग आउट फॉर द वाटर विद द स्पीकर इज लाइकली टू बी लवर और रोमांटिक पार्टनर। और अंत में हमें ये भी क्लियर हो जाता है, जो स्टार्टिंग में उसके साथ पार्टनर दिखाया गया था वो उसका बिलवर्ड प्रेमिका या उसकी वाइफ हो सकती है। ही स्पीक्स नॉट डायरेक्टली टू हर एंड परहैप्स टू ऑल ट्रू बिलीवर्स इन गॉड दैट आर स्टिल आउट देयर। वो पहले इनडायरेक्टली बात कर रहा था, अब डायरेक्टली अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा है। उसके साथ साथ पोइट जो है, उसके साथ साथ जो पोइट है वो उन लोगों के ऊपर भी विश्वास कर रहा था जो भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखते थे। ही आस्क दैट दे रिमेन ट्रू टू वन अनदर इन द लैंड ऑफ ड्रीम। ही आस्क्स दैट दे रिमेन ट्रू टू वन अनदर इन दिस लैंड ऑफ ड्रीम। और वो कह रहा है कि इस सपनों की दुनिया में, सपनों की दुनिया कैसी है, दिखावा और छलावा ही होता है, धोखा ही होता है, आँख खुलते ही सपना गायब हो जाता है। वो कहता है कि इस दिखावे की दुनिया में कम से कम वो तो एक दूसरे के प्रति सच्चे और असलियत भरा रिश्ता निभाएं। द वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर वट इट वॉज लाइक अ ड्रीम दैन द रियलिटी ही इज़ यूज टू। वो कह रहा है कि अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे वो दिख रही थी। ये दुनिया एक सपनों का देश है, जैसे ही सपना टूटेगा हमें इस दुनिया की असलियत सामने आ जाएगी। It is a land that appears to be full of various beautiful new joyous things, but that is not the case. The new world is in fact without joy. नई दुनिया में ना तो जॉय है, ना प्यार है, ना ही रोशनी है, ना ही संतुष्टि है, और ना ही हमारे अंदर ऐसी भावना है कि हम लोग किसी मजबूर की हेल्प कर सके। इट इज़ नॉट वट इट हैपन्स टू बी। इसीलिए वो कह रहा है ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से कई बार कोई इंसान हमें बहुत दूर से लगता है बड़ा अच्छा है, करीब जाते हमें पता चलता है वो तो बड़ा ही खराब, बड़ा ही लालची, बड़ा ही करप्ट तरीके का इंसान है। द पोएम कंक्लूड विद ए पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑन द स्टेट ऑफ प्लैनेट एज द पीपल आर सफरिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन डार्कलिंग being confused with the fighting for things they don't understand, real suffering is going on, faith is slipping away। नो डाउट पोएम निराशावाद में ख़त्म होती है, इस निराशा के साथ कि लोगों को पता ही नहीं है वो किस अंधेरी जगह पे लड़ रहे हैं, जहाँ पे उनके अंदर भगवान के अंदर विश्वास कम हो जाने के कारण उनको सही और गलत का फ़र्क भी नहीं पता रह गया। और वहीं पे पोइट निराशा की इस कंडीशन में उसे एक आशा की किरण अगर नज़र आती है, वह अपने और अपनी पत्नी का सच्चा रिश्ता। अगर हम लोग इस पोइम का एनालिसिस करते हैं, आर्ग्यूएबली मैथ्यू आर्नोल्ड्स मोस्ट फेमस पोइम टावर बीच मैनेजेस टू कमेंट ऑन हिज मोस्ट रिकरिंग थीम्स डिस्पाइट इट रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ। नो डाउट पोइम बहुत शॉर्ट लेंथ की है, बट इसके अंदर जो थीम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स मैसेज लाइक दैट ऑफ मैनी ऑफ हिज अदर पोइम इज़ दैट वर्ल्ड्स मिस्ट्री हैज़ डिक्लाइंड इन द फेस ऑफ मॉडर्निटी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेज पोइट माना जाता है, जो शिक्षा देता है, चाहता है हम लोग सुधार करें। तो यहाँ पे भी वो वही बता रहा है कि दुनिया के दुख दर्दों का कारण अगर है वो है इंसान का अपने आप को मॉडर्न होते करते चले जाना,
और भगवान और अध्यात्म से विश्वास कम करते चले जाना। However, that decline is here painted as artificially uncertain, dark and volatile। और इसे वो लास्ट पैराग्राफ में अंधेरे के तौर पे प्रेजेंट करता है, अज्ञानता के अंधेरे में, कि हम लोग मॉडर्न होने के बावजूद भी अज्ञानी हैं, क्योंकि हम लोग ये भूल गए कि जिस शक्ति के कारण हम लोग यहाँ पे पहुँचे, उस शक्ति को हम लोग उस शक्ति के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते। बट ऑल्सो मेक्स द पोएम particularly powerful is that his romantic streak has almost no tinge of religious। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसने ज़रा सा भी धर्म को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया। उसने डायरेक्ट यूनिवर्सल पावर, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, डायरेक्टली वो उसी चीज़ से बात कर रहा है। इंस्टेड ही स्पीक्स टू द सी ऑफ फेथ विदाउट लिंकिंग इट टू एनी डाइटी और हेवन। वो सीधा विश्वास से बात कर रहा है, ना किसी प्रथा, ना किसी धर्म, ना किसी और चीज़ के साथ जोड़ के पोइम को हमें दिखा रहा है। वो डायरेक्टली जो रियलिटी है उसी को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो धर्म से भी हट के हम लोगों को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दिस फेथ हैज़ ए डेफिनेट ह्यूमनिस्टिक टेंज। इट सीम्स टू हैव वंस गाइडेड डिसीजन एंड स्मूदर ओवर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, टाइंग एवरीवन टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे। और वो कह रहा है कि वो उस विश्वास की बात कर रहा है जो विश्वास हमारे अंदर इंसानियत जगाती है। ठीक है, धर्म नॉर्मली अगर हम लोग धर्म को मानते हैं तो कई बार हम लोग कट्टर हो जाते हैं, इंसानियत मर जाती है। हम लोग कहते हैं मेरा धर्म बढ़िया, दूसरा धर्म गलत। पर इसीलिए वो धर्म को भी इस चीज़ से दूर रख रहा है, वो केवल इंसानियत के धर्म को प्रमोट कर रहा है। और वो कह रहा है कि इसी चीज़ ने सदियों से हम लोगों को एक साथ बांध के इकट्ठा रखा था। बट जब ये विश्वास ही हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है तो ये भी ऑब्वियस है कि वो बंधन जो है वो भी टूटता चला जाएगा। हम लोग बिखरते चले जाएंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और अंत में जैसे डायनासोर जैसी प्रजाति आपस में ताकतवर होते हुए भी आपस में लड़के ख़त्म हो गई, तो इंसान भी धीरे धीरे करके उसी अंत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। It is no accident that the sight inspiring such reflection is that of untouched nature, almost entirely absent from any human involvement। इसीलिए जो इंसिडेंट उसके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न कर रहा है, उसमें वो किसी इंसान का जिक्र नहीं कर रहा, कुदरत को जोड़ के बता रहा है कि कुदरत ने ही उसको ये मैसेज लिखने के लिए इंस्पायर किया है। इनफैक्ट Speaker's true reflection begins once the only sign of life, the light over in France, extinguishes। और पोइट का एनालिसिस तभी शुरू होता है जब वो ये कहता है फ्रेंच साइड पे दिखनी हुई लाइट ख़त्म हो गई, यानी कि लाइट को यहाँ पे ज़िंदगी की रोशनी, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास को मान सकते हैं। और जब वो ख़त्म हो गई, यानी इसका मतलब यह इंसान का भगवान के ऊपर विश्वास ख़त्म हो गया और इंसान ने अपने वजूद को अपने आप दुखों और तकलीफ़ों से घेर लिया। What Arnold is expressing is an innate quality, a natural drive towards beauty। पोइट यहाँ पे एक इंसान के अंदर के एक ललक को दिखाया जो कुदरती खूबसूरती जब उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। He explores this contradiction, what is possibly the poem's most famous stanza, that when he compares his experience to Sophocles। और जब वो अपने आप को सोफोकल्स के साथ पोइट अपने आप के साथ कंपेयर करता है, तो पोइट सबसे ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन करता है। द कंपैरिजन कुड बी ट्राइड इफ द पॉइंट वर मेयरली दैट समवन लॉन्ग बिफोर हैड अप्रिशिएटेड द सेम टाइम ऑफ ब्यूटी दैट ही डज। और पोइट यहाँ पे ये भी है कि उसके जैसे पहले भी किसी ने इस कुदरती खूबसूरती को अप्रिशिएट किया था, एंजॉय किया था। However, it is poignant because it reveals a darker potential in the beautiful। पर उसके साथ साथ वो ये भी दिखाता है कि जहाँ पे ये दुनिया ब्यूटीफुल है, वहीं पे ये दुनिया जो है डार्क भी है, दुखों और दर्दों से भरी भी हुई है। यानी कि वो दोनों चीज़ों के बीच में पैरेलल, जहाँ पे ईवल गुड है वहाँ पे ईवल भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ब्यूटी है वहाँ पे अगलीनेस भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ब्राइटनेस है वहाँ पे डार्कनेस भी एग्जिस्ट करती है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है। बट बेटर ब्यूटी रिमाइंड्स अस ऑफ इट्स ह्यूमन मिजरी। जो कुदरती खूबसूरती वो इंसान के दुख दर्दों का एहसास दिला रही है। बिकॉज वी कैन रिकॉग्नाइज द ब्यूटी इन नेचर बट वी कैन नेवर क्वाइट ट्रांसेंड अवर लिमिटेड नेचर्स टू रीच इट। वी माइट बी ड्रॉन टू लमेंट एज वेल एज सेलिब्रेटेड।
वो कह रहा है कि क्यों कुदरती खूबसूरती हमें क्यों दुख दर्दों का एहसास दिला रही है। वो कह रहा है कि क्योंकि हम लोग उसे देख रहे हैं, बट हम लोग इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं, इतने साइंटिफिक हो चुके हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। अब हम लोग अगर किसी हिल स्टेशन पे जाते भी हैं या किसी फूल को देखते भी हैं, तो हम लोग उसकी खूबसूरती को एंजॉय नहीं करते, हम लोग वहाँ पे अपनी सेल्फीज़ लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं रही कि वो कुदरती खूबसूरती को एंजॉय कर सके या उसकी खूबसूरती को अपने अंदर उतार सके, जैसे कि पोइट ने उतारा था। द टू रिस्पॉन्सेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिस कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग एक्सप्लोर्ड इन मैनी ऑफ आर्नोल्ड्स पोइम द स्कॉलर जिप्सी, ए ड्रीम और टू एग्जाम्पल। और उसकी और पोइम्स के अंदर भी इस कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाया गया है। Such a dual experience between celebration of and lament for humanity is particularly possible for Arnold, since mankind has traded faith for science following the publication of Origin of Species and the rise of Darwinism। और ऐसा ड्यूअल एक्सपीरियंस होना और पोइट का इंसानियत के या फेथ के कम हो जाने के ऊपर अफसोस करना बिल्कुल सही है, क्योंकि पोइट कहता है कि इंसान का जैसे ही डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ पब्लिश की, इंसान का साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया और उसका गॉड और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से विश्वास कम हो गया, और यही चीज़ जो थी इंसान के दुख दर्द का कारण बनना शुरू हो गई। आयरॉनिकली द ट्यूमलेट ऑफ नेचर आउट ऑन द ओशन इज़ नथिंग कम्पेयर टू द ट्यूमलेट ऑफ द न्यू वे ऑफ लाइफ। वो कह रहा है कि यहाँ तक कि वो ये मान रहा है कि कुदरत ओशीन को वास्ट मानते हैं। वो कह रहे हैं कि ओशीन भी इंसान के इस खो चुके नए वे ऑफ लाइफ के जीने के तरीके के सामने छोटा पड़ जाता है। इट इज़ द लेटर टर्मलेट दैट फ्राइटन्स द स्पीकर दैट हैज़ हिम बैक हिज लवर टू से ट्रू टू हिम। और ये दूसरी चीज़ कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, भगवान और अध्यात्म, जब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहा, ये चीज़ हम लोगों को इतना विचलित कर रही है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पोइट को ये चीज़ भी डरा रही है कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर ये दुनिया कैसी बनेगी। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है अपनी बिलवर्ड को कि वो कम से कम अपने लव रिलेशन में एक दूसरे के प्रति ट्रू रहें। ही वरीज दैट द कायोस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड will be too great and that she will be shocked to discover that even in the presence of great beauty like that outside their window mankind is gearing up for destruction। और ये चीज़ पोइट को इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि जिस तरीके की डेवलपमेंट अब हम लोग कर रहे हैं अपनी एडवांसमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ, जिस तरीके के विनाशकारी वेपन्स हम लोग बनाते जा रहे हैं, हमारे आसपास इतनी खूबसूरती कुदरती खूबसूरती होने के बावजूद भी पोइट कहता है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब हम लोग इस दुनिया की तबाही की तरफ खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे और कब हम लोग अपनी ही सभ्यता के अंत का कारण भी बन जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं कि डायनासोरस की जो प्रजाति थी वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रजाति मानी जाती थी, बट जब उन लोगों ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया तो जब उनकी जैसी ताकतवर प्रजाति जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई हमारे पृथ्वी से, तो हम लोग तो उनके कंपैरेटिवली उतने स्ट्रॉन्ग प्रजाति है ही नहीं है। तो अगर हम लोग भी इस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके गलत तरीके से उनको यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन हम लोग अपने एंड के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और पोइट का ये मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना भी इसी चीज़ का नतीजा है कि हमारा भगवान और अध्यात्म के ऊपर से जो विश्वास है वो कम हो चुका है। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ना करें, वो चाहता है कि हम लोग उसमें भी एडवांस होते रहें, बट उसके साथ साथ पोइट ये भी चाहता है कि हम लोग भगवान के ऊपर वैसा ही अटूट विश्वास रखें जैसा हमारे एंसेस्टर्स रखते थे। बिहाइंड इवन द अपीयरेंस ऑफ फेथ इज़ द न्यू ऑर्डर एंड ही होप्स दैट दे माइट यूज़ दिस मोमेंट टू कीप them together despite such uncertainty। इसीलिए वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो एक नए कल की शुरुआत करेंगे। अगर वो इस सेल्फ सेंटर्ड मतलबी दुनिया में एक दूसरे से सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते को निभा सकते हैं तो वो दुनिया के लिए इस अनिश्चित दुनिया में एक निश्चित एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे जिसे बाकी लोग फॉलो करेंगे और फिर शायद आने वाला जो कल है आज से बेहतर होगा,
जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड होगी, इंसान का फेथ भी होगा और इंसान इतना मिजरी और सफरिंग्स और सॉरो से भरा नहीं होगा। The poem epitomizes a certain type of poetic experience in which the poet focuses on a single moment in order to discover profound depths। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पोइट एक सिंगुलर एक्सपीरियंस से इंसानी दुनिया के दुख दर्दों के गहराई को नापने की कोशिश कर रहा है। Here the moment is the visceral serenity the speaker feels in studying the landscape and contradictory fear that serenity then leads him to feel। To accomplish that end, the poet uses a lot of imagery and sensory information। तो यहाँ पे मोमेंट क्या है कि वो कुदरती खूबसूरती के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसने अलग अलग इमेजेस भी दिए हैं, ऑडियो और सेंसरी इमेजेस, जिसमें कि उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये खूबसूरती हम लोगों को कुदरत और भगवान के साथ जोड़ के रख सकती है। बट इंसान इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, पदार्थवादी, मनी माइंडेड हो चुका है कि हमारे पास नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हम लोग इतने ज़्यादा अनसर्टेन हो चुके हैं कि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा, और हम लोग कुदरती ब्यूटी को एंजॉय करने के कैपेबल नहीं हैं। और हम लोग अगर किसी हिल स्टेशन पे जाते भी हैं तो हम लोग वहाँ पे कुदरत को एंजॉय करने की बजाय अपनी सेल्फीज़ को क्लिक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महसूस करते हैं। It begins with the mostly visual depiction describing the calm sea, the fair moon, and the lights in France across the channel. The cliffs of England glimmering vast not only describe the scene but establishes love how small the two human detail in the are in the face of nature। और ये कुछ images हैं जिसके थ्रू उसने नेचुरल ब्यूटी प्लस इंसान के धीरे धीरे करके गॉड और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर खोते हुए फेथ को भी डिपिक्ट किया है। इन द एंड परहैप्स मोस्ट इंटरेस्टिंगली the first stanza switches from visual to auditory description including the grating roar and terminal cadence। तो इंटरेस्टिंगली पहले स्टैंजा में वो विजुअल इमेजरी से स्टार्ट करता है, दिखने वाली इमेजरी, एंड तक आते आते ऑडिटरी, सुनने वाली इमेजरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। शुरुआत करता है वो डाबर बीच के खूबसूरत नज़ारे से और अंत करता है लहरों के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले संगीत से। द एवोकेशन ऑफ सेवरल सेंसेस फिल आउट द एक्सपीरियंस मोर एंड क्रिएट्स द सेंस ऑफ एन ओवरवेलमिंग एंड एन ऑल एनकम्पासिंग मोमेंट। और इस तरीके से उसने हमारी सभी सेंसेस को इस पोइम को फील करने में इन्वॉल्व कर दिया है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है यही हम लोगों को इस पोइम के साथ डीपली अटैच करने में कामयाब हेल्प करती है। द पोइम ऑल्सो एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ एन्जैबमेंट, द पोइटिक टेक्निक ऑफ लीविंग ए सेंटेंस अनफिनिश्ड ऑन टू वन लाइन टू कंटिन्यू एंड फिनिश। एन्जैबमेंट होती है जब हम लोग एक लाइन को आधा छोड़ के दूसरी लाइन में जाके उसे कंप्लीट करते हैं। द इफेक्ट इज़ टू गिव द पोइम आ फास्टर पेस, द इंफॉर्मेशन हिट्स अस इन रैपिड सक्सेशन फॉर्मिंग अ क्लियर पिक्चर इन अवर माइंड्स लिटल बाय लिटल। और ये तरीका, ये पोइटिक डिवाइस पोइट अक्सर इसलिए यूज़ करते हैं कि पोइम के अंदर एक स्पीड बनी रहे और हम लोग आइडियाज़ को स्मॉल सेक्शंस में easily grasp कर सकें, easily समझ सकें। It also suggests that Arnold does not wish to create a pretty picture meant for reflection। और ये दूसरी इसका बड़ा कारण ये भी है कि आर्नोल्ड इस पोइम में दुनिया की एक खूबसूरत इमेज नहीं बताना चाह रहा था, वो इस दुनिया की असलियत को, दुख भरी इमेज को हमारे सामने लाना चाह रहा था। और शायद उसने इसलिए भी इस एन्जैबमेंट की तकनीक को इस्तेमाल किया है। इंस्टेड द ब्यूटीफुल साइट इज़ सिग्निफिकेंट because of the fear and anxiety it inspires in the speaker, because the poem is so wonderfully straddles the line between poetic reflection and desperate uncertainty, it has remained a well-loved piece throughout the centuries। और ये पोइम की क्रिएशन, ब्यूटीफुल क्रिएशन, ग्रेट आइडिया ही है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी ये पोइम जो है वो एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट माना जा रहा है, जो आज भी लोगों के अंदर की अंदर की जो फीलिंग्स को मोटिवेट, इंस्पायर करते हैं और उनको अंदर से जागरूक करते हैं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ गॉड और स्पिरिचुअलिटी के साथ भी लिंक रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।